Rafael है और All right, good morning, everyone. Great. So I think most of the students have joined in today. Let me share the screen. Okay. Great. Just 1 minute. मैं आप लोगों को ओके ठीक है, मैं एंड ऑफ क्लास में भेज दूंगा आप लोगों को. राइट. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चैप्टर पूरा. ठीक है. कोलरुश लॉ और उसके एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करते हुए जैसे मैंने आपको बताया था दैट वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द चैप्टर. एंड जैसा मैंने आपको बोला था आज का फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर. ठीक है. अच्छा, मैं एक जिप फाइल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ आज ग्रुप पे. ठीक है. उस जिप फाइल के अंदर मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और पीडीएफ जो मैंने आपको भेजे थे, जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाले जो पीडीएफ्स थे. ठीक है. जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक भेजा था, तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन वाला और केमिकल काइनेटिक्स वाला भी आप लोगों के साथ में आज शेयर कर देता हूँ. ठीक है. ताकि आपके पास वो रहे फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन के लिए. ठीक है. एंड आप लोगों के पास में एनसीईआरटी है? यस. राइट. ऑनलाइन अवेलेबल है एनसीईआरटी भी, मतलब उसका. हाँ सर, पीडीएफ है सर. हाँ हाँ, मेरे पास भी वही है. तो वो आप लोग डेफिनेटली चैप्टर के साथ में रखो. एंड बेस्ड ऑन दैट आप इंश्योर करो कि अपना चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी भी कवर होता जा रहा है. ठीक है. तो आज की क्लास में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. जैसे मैं सोच रहा हूँ ये रहा. ठीक है. सबसे पहले एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें एनसीईआरटी के. यस सर. ठीक है. तो डाउनलोड्स में हाँ,
ग्रेट। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर ओनली वन नोट का स्क्रीन। हाँ ठीक है, तो ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करो। इन द मीन टाइम मैं बुकलेट के क्वेश्चंस तैयार करता हूँ कि बुकलेट के कौन से क्वेश्चंस अपन आज प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये 2 क्वेश्चंस को वर्कआउट करो पहले। थोड़ा सा पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करना पड़ेगा। नोट्स में जाओ, आराम से देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके हिसाब से क्या आंसर रहना चाहिए। ठीक है, आपको अभी स्क्रीन पर बुकलेट नहीं दिख रही ना, आपको सिर्फ वही वन नोट का स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. हाँ ठीक है। हाँ राइट अश्विनी, फर्स्ट का आंसर करेक्ट है आपका। हाँ विशाल, राइट राइट कंचन। दक्ष आप गलत क्लास में आ गए हो। ये आपका अभी लेक्चर नहीं है, आपका लेक्चर 11 बजे है। Sorry. हाँ अश्विनी, राइट। यस विशाल, करेक्ट।
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई करा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर 3 होगा, राइट? क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करा जा रहा है। स्टैंडर्ड के बारे में हमने क्या बोला था? स्टैंडर्ड मतलब होता है aqueous species 1 मोलर concentration, gaseous species 1 बार प्रेशर, है ना? तो उसके हिसाब से, एंड अगर सॉलिड या लिक्विड है तो वो क्या रहना चाहिए? प्योर होना चाहिए, राइट? सो उस हिसाब से वी शुड बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर कि इसमें स्टैंडर्ड स्टेट में सेल कौन सा है, ठीक है? सेकंड वाले का सामने सामने इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? ये y है, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। अब इक्वेशन में देखो y और x क्या लिखा हुआ है, सॉरी, एक सेकंड गाइस। अब यहाँ इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू ई नॉट, और ये माइनस साइन को मैं अंदर ले लेता हूँ, प्लस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, अब माइनस साइन को अंदर ले लिया तो ये मैग्नीशियम 2 प्लस ऊपर आ गया, राइट? तो ये आपका y है और ये आपका x है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और स्लोप कैसा है? स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये भी y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव ही है, ई नॉट है ना? तो इससे आपको ये सेकंड ऑप्शन सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है, ठीक है? ऑलराइट, चलो ये वाले क्वेश्चंस बताओ। कुछ डाउट है तो पूछ लेना बीच में, ठीक है? जैसे मैं आगे बढ़ गया, अगर कुछ डाउट रहा होगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा पीछे जाके।
राइट अश्विनी, थर्ड का विशाल का भी करेक्ट है। गौरव आपने थर्ड क्वेश्चन का ही आंसर दिया ना? Yes. हाँ ठीक है, करेक्ट है। राइट, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ये अपन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ई जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इंटेंसिव मतलब नॉन एडिटिव, हम इसको ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड डेल्टा जी सेल जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसमें मेरा एक डाउट है, मेरा एक इंटरेस्टिंग सा डाउट है। ठीक है, एक बार के लिए ध्यान से यहाँ पे सुनना। मैंने आपको ये बोला कि ई सेल जो है वो ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव है, इंटेंसिव है। पर डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी जो है, ठीक है, ये एडिटिव होते हैं, हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको बोल दिया है कि ई सेल को, ठीक है, कैसा लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे ई नॉट सेल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर तो दिए ई, क्यों करे? डाउट समझ में आया मेरा? Yes. तो ये कई बार स्टूडेंट्स का डाउट आता है जब मैं ये पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर आप ही ने मना करा। ठीक है, आपने बोला कि अभी ऐसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर मान लो इक्वेशन 3 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 इक्वल टू ई नॉट 3 नहीं करना चाहिए। ठीक है, बल्कि डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 3 कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग देखेंगे n1 ई नॉट 1 प्लस n2 ई नॉट 2 इज इक्वल टू n3 ई नॉट 3 चलेगा। मतलब f मैंने काट दिया और माइनस साइन भी मैंने काट दिया, है ना, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या होता था, माइनस एन एफ ई। अब नोटिस करना, सेल में एक्चुअली अगर एक सेल की बात करें तो उसमें ये n के वैल्यूज सब सेम रहेंगे ना। याद आया कि नहीं याद आया? जो Yes. एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, वही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे होंगे ओवरऑल सेल के लिए। तो वो सेम इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रहेंगे तो ये एन एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फॉर्मूला आपका सिंपली ऐसा आ जाएगा, ई नॉट 3 इज इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2। ठीक है, या फिर जो भी आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का लिखना रहेगा। इसके लिए मैंने सेल में डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया। एक्चुअली में सही तरीका तो यहीं से होता, डेल्टा जी नॉट से मैं लिख के दिखाता और फिर एन काट के दिखाता, बट क्योंकि एन सेम है इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया। ठीक है, तो ये डाउट अगर आपके सामने आए तो यही चीज समझना कि सेल के अंदर क्योंकि एन की वैल्यू सेम रहती है इसलिए हम वो कट फिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला बताओ। B. हाँ, सो ये मैंने आपको एक्चुअली स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार ये सारे वर्ड्स लिख के आएंगे, सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल वोल्टेज। ठीक है,
एंड इसके लिए फिर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है जब हम लोग डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने नोटिस भी करा होगा, आपकी बुकलेट में भी है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये आपको फिजिक्स में भी बताते हैं कि थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस का आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्वेशन लेना, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन थ्रू, तब हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दोनों के बीच में, उसको हम लोग सेल ईएमएफ बोलते हैं। बट अगर करंट जा रहा है, ऑपरेशनल है, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाला बताओ। 4. विशाल तुम्हारा आंसर नॉट करेक्ट पूछा है बाबा, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट। एक्चुअली राइट, फोर्थ ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। So inert electrode does not participate in reaction, correct? It provides surface for either oxidation or reduction reaction, correct? ठीक है। Then it provides surface for conduction of electrons, correct? It provides surface for redox reaction, that is incorrect, ठीक है, क्योंकि रिडॉक्स इनर्ट इलेक्ट्रोड की सरफेस पर या तो जो हाफ सेल होता है ना, हाफ सेल पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा ना, दोनों के दोनों रिएक्शन रिडॉक्स थोड़ा ना हो जाएंगे। तो ये वर्ड से फिफ्थ वाला गड़बड़ हो जाता है। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? डाउट आएगा पूछना प्लीज मेरे से, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। ठीक है, सिक्स्थ का आंसर दो। 3rd. बाकी लोग भी आंसर दो। सर स्क्रॉल करो ना, 7 का 4 ऑप्शन दिखा। हाँ हाँ, कंचन सिक्स्थ का आंसर बताओ। हाँ राइट। अश्विनी सी सिक्स्थ वाले का थर्ड ऑप्शन रहेगा ना? ये हमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह अगर हमें चाहिए है, ठीक है, तो हमको जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो इतना लगाना पड़ेगा ना कि करंट उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो खुद सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। यस सर। है ना? ये याद हो तो अपन ने इसमें करा भी था जब अपन लोग ऐसे ये डिस्कस कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें मैंने बताया था कि ये जिंक है, जिंक 2+ आयंस में है, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर 2+ आयंस में है, और इनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे जिंक से कॉपर की तरफ, बट हमको इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में कराना है, तो हमको यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था
जो कि ई नॉट सेल से ज्यादा होना चाहिए, है ना, या जो भी ई सेल है उससे ज्यादा होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ई नॉट, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ई सेल, है ना। ठीक है, दिस इज टू रन द रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 7th और 8 बताओ। नॉट करेक्ट पूछा है। अश्विनी आपका आंसर सही है। गौरव नहीं, आपका आंसर गड़बड़ हो गया। साइज पे डिपेंड करता है ना आयंस के, हम लोगों ने देखा था Li प्लस आयन और सीजियम प्लस आयन का डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी रहता है। है ना, नहीं कंचन, कंचन फोर्थ वाला कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है ना विद टेम्परेचर। ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ये भी करेक्ट है, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन आयन, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये हम लोगों ने पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने आपको ये कंपैरिजन भी कराया था ऐसे, आपको याद हो तो, जिसमें अपन ने ऐसा देखा था कि Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस, इसमें हमने कंपेयर भी किया था कि कंडक्टिविटी कैसा रहेगा, है ना। फिर विस्कोसिटी भी मैंने बताया था आपको। विस्कोसिटी क्या था, ये विस्कोस सी नहीं है, विस्कोसिटी है, वो टी गायब हो गया यहाँ पे। विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगा, जैसे हनी है, हनी ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर, तो उसमें कंडक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे बोला कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, ये गलत हो गया ना, इट डज डिपेंड। यहाँ पर जिस आयन का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है, जिस आयन का सॉल्वेशन मतलब हाइड्रेशन हो गया, जिस सॉल्वेशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेशन यू कैन थिंक ऑफ इट एज हाइड्रेशन ओनली। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है उसकी साइज बढ़ जाती है ना, उसका आयन का स्पीड फिर कम हो जाता है, आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। 8th वाले का बताओ चलो अब। 8th वाले में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है। हाँ, राहुल एंड अश्विनी आप दोनों के आंसर करेक्ट है 8th के। नहीं अंजलि,
देखो याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की कोशिश करो, उसमें हमने कैसे पढ़ा था। अगर आपको ऐसे याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हम लोग कैसे पढ़ रहे थे। एसआरपी हम लोगों ने देखे थे, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज थे, हाइड्रोजन का 0 था, कुछ नेगेटिव वैल्यूज थे। ठीक है, मतलब दिस वाज 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। ठीक है, यहाँ पर ऐसा था, M प्लस कोई मेटल होगा प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग M। ठीक है, या फिर कोई नॉन मेटल होगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग नॉन मेटल का अनायन। राइट, इस तरीके से हमने कुछ कुछ ऐसे पढ़े थे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि नीचे जाएंगे जिनका एसआरपी ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये वाले कंपाउंड जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और इधर ऊपर जाएंगे तो हमें जिनका पॉजिटिव एसआरपी होगा वो हमें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनमें सबसे कम एसआरपी क्रोमियम वाले का होगा, है ना। तो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इन दोनों में, राइट, इन दोनों मतलब Cr3+ और Cr में एक्चुअली कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Cr3+। नहीं, Cr3+ तो देखो खुद रिड्यूस होगा ना, Cr3+ खुद रिड्यूस होकर Cr में जाएगा। तो Cr3+ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर देखो ना, ये जो मेटल्स हैं, इसमें जो मेटल आयन है वो खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, ये सब क्या हो गए, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। ठीक है, ये सब जो है, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। और जो यहाँ पर है राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इसमें एक्चुअली क्रोमियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट Cr3+। समझ में आया। Yes. है ना, ये कई बार मतलब आपने क्रोमियम, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो ये देख लिया कि सबसे कम एसआरपी जिसका है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो उससे आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सबसे पहले समझ में आ जाता है। लेकिन इसके बाद में जो ये कैच है, ठीक है, कि इन दोनों में एक्चुअली क्रोमियम आंसर करें कि Cr3+ आंसर करें, तो वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, कि Cr3+ एंड क्रोमियम में एक्चुअली क्रोमियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है ना। या फिर आपको ऐसे याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे देख लो ना, जो राइट हैंड साइड वाले रहते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले रहते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। राइट, तो इसमें स्ट्रेंथ ऊपर जाते जाते हैं तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है, और नीचे जाते जाते हैं तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। ठीक है, ये हमेशा दिक्कत देगा। ठीक है, मैंने इसीलिए उस टाइम पे भी बोला था कि हम चाहे जितना मतलब प्रैक्टिस कर ले, अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो ये चीज भूल जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही ऐसे धोखा देने वाली चीज है। एक बार लगता है कि अरे हाँ अब मुझे समझ में आ गया है, अब तो मैं इसके सब आंसर कर लूंगा। फिर अचानक से एक क्वेश्चन गड़बड़ होता है तो उसका लगता है अरे यार क्या नॉनसेंस है, इसमें साला कभी आंसर सही नहीं हो पाता। तो ये चीज जो है ना, ये रिवीजन के थ्रू ही आती है। मतलब इसमें ये इसका एक ड्रॉबैक है ही सही।
ठीक है, चलो गुड। अच्छा, इसमें 9th क्वेश्चन भी इसी डेटा के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ चलो, अच्छा है, इसी के ऊपर 9th क्वेश्चन भी है कि इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने का है। जल्दबाजी नहीं। Mn2 plus. हाँ, Mn2 plus. राइट अश्विनी। नहीं नहीं सॉरी, नहीं राइट नहीं, माय बैड। नहीं नहीं, गलत हो गया। नहीं नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जा रहा है ना। NO4 minus. हाँ, देखो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। हाँ, कंचन ने करेक्ट आंसर दिया। देखो ना यहाँ पर ये MnO4 माइनस यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, या तो चलो मैं एक बार के लिए इनको ना लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी एक बार के लिए थोड़ा सा आसानी लगे। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं इनको मान लो जैसे हमारी टेबल थी, वो टेबल के तरीके से मैं इनको लिखना शुरू करूं तो सबसे ऊपर रहेगा ये वाला मैंगनीज वाला। ठीक है, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू Mn+2। ठीक है, और इसका SRP रहेगा +1.51 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे आएगा क्लोरीन वाला। ठीक है, Cl2 gas plus 2 electron is giving 2Cl minus aqueous। ठीक है, ये सब aqueous भी लिख देता हूँ साथ में, और ये दिया हुआ है +1.36 वोल्ट। फिर इसके नीचे लिखने में आएगा क्रोमियम वाला Cr2, नहीं क्रोमियम नहीं सॉरी, क्रोमेट वाला Cr2O7 2 माइनस aqueous +6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज गोइंग टू गिव मी 2Cr3 प्लस aqueous +1.33 वोल्ट, and then chromium 3 plus aqueous plus 3 electron is giving chromium solid, और ये आएगा -0.74 वोल्ट। ठीक है, अब आपको याद हो तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहे हैं ना, itself undergoing reduction, है ना। और इसमें स्ट्रेंथ कैसा रहता है, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि आप देखो ना ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखूंगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, itself undergo oxidation। ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस आयन में जाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब सामने वाला किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, इसमें यही पढ़ा ना हमने, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है।
तो इसके लिए यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो इसमें इन कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम होगा, और इन सब में कंपैरिजन करने पे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4- रहेगा। समझ में आया अभी? Yes, sir. है ना? अच्छा चलो, अभी 10th क्वेश्चन भी इसी के ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन भी वही है, ठीक है? तो मैं थोड़ा जूम आउट करके 10th और 11th क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप लोग? है ना? मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए जो मैंने ड्रॉ करा है। हाँ, ये 10th 11th, अरे 12th भी इसी पर ही है, बाप रे बाप। ठीक है, पढ़ पा रहे हो क्या अभी? चलो पहले 10th वाला करने की कोशिश कर लो, 10th और 11th करने की कोशिश कर लो, फिर 12th भी कर लेंगे। मैं इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। हाँ, अंजलि ने 10th का क्या आंसर दिया है? हाँ, अंजलि ने सही आंसर दिया है, विशाल ने भी अब सही आंसर दिया है। राइट अश्विनी, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, दैट रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात करा जा रहा है, तो उसमें कौन सी स्पीशीज कंपैरिजन में आएंगी, ये सब राइट हैंड साइड वाली, यहाँ वाली, तो उससे हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं जयश्री थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, आपने 4th कैसे सेलेक्ट कर दिया? Cr3+ और क्लोरीन माइनस में, ये देखो ना, यहाँ क्लोरीन माइनस वीकर है और फिर Cr3+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। या तो मैंने थोड़ा सा ये जूम करा हुआ इसलिए शायद आपको दिखा नहीं। अभी ठीक है? आपने 10th का आंसर दिया था जयश्री या 11th का? 10th का। अच्छा 10th का दिया था, हाँ तो अब 11th का दे सकते हो। चलो 11th का अंजलि ने क्या आंसर दिया है? ओके, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया। हाँ अंजलि, आपका आंसर करेक्ट है, राहुल आपका आंसर भी करेक्ट है। राइट विशाल, आपका आंसर भी करेक्ट है। नहीं अश्विनी, 11th का नहीं। Find out the most stable ion in its reduced form. तो 11th वाले का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 11th वाले का करेक्ट आंसर
Mn2+ आएगा। रिड्यूस्ड फॉर्म के बारे में बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर देखो ना, ये सब जो राइट हैंड साइड पर है ये क्या हो गई है, ये सब रिड्यूस्ड फॉर्म्स है। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Mn2+ खुश है कि भाई मैं तो अभी Mn2+ के फॉर्म में आ गया, अभी मेरे को एक्ट नहीं करना है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, Mn2+ स्टेबल है। लेकिन क्रोमियम कैसा रहेगा, क्रोमियम तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, तो क्रोमियम तो बोलेगा कि मेरे को तो फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर Mn2+ रहेगा। ठीक है, एंड ऐसे ही 12th वाला बताओ। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कौन सी स्पीशीज सबसे स्टेबल रहेगी। देख लो यहाँ पर, ये टेबल देख लो ऊपर, इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में सबसे ऊपर वाला जो है उसको, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना हुआ है, यानी कि उसको तो क्या है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ठीक है, और क्रोमियम 3+ क्या हो रहा है, क्रोमियम 3+ बोल रहा है सबसे नीचे वाला कि वो सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो स्टेबल हो गया कि मेरे को अभी चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इसमें आपका आंसर क्रोमियम 3+ आ जाएगा। राइट, 12th का फर्स्ट। राइट, सो अंजलि, अश्विनी, गौरव, राहुल, राइट, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिए हैं। विशाल ने भी सही आंसर दिया है। अश्विनी आपने पहले गड़बड़ दिया, आपको अभी समझ में आया ना कहाँ पे गड़बड़ हुआ था। Yes, sir. ठीक है, तो ये अच्छा एक रिवीजन क्वेश्चन हो गया, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े रिवीजन हो गए। चलो बढ़िया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा 13-14 क्वेश्चन फैराडे लॉ वाले आ रहे हैं, चलो देखो। थर्टींथ क्वेश्चन फैराडे लॉ वाला है। नहीं अश्विनी, नहीं गौरव, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। इसमें ये था ना इक्विवेलेंट ऑफ जो भी सब्सटेंस है शुड बी इक्वल टू चार्ज इन फैरेड। तो यहाँ पर 1 मोल किसके बारे में बात करी जा रही है, अल्यूमिनियम के, तो इक्विवेलेंट ऑफ अल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। तो मोल्स 1 है और अल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3 होगा ना। हाँ, सो अंजलि का, विशाल का अभी आंसर करेक्ट आया। राइट, तो 3 फैरेड चार्ज लगेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि लेट्स से अगर 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, अल्यूमिनियम नहीं बोलता,
ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह मान लो बोल देता 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन में भी मैं ये बोलता ऑक्सीजन गैस मतलब O2 ये बोलता। ठीक है, तो क्या आंसर रहता? हाँ, एन फैक्टर उसका 4 हो जाता। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर नहीं रहता, एक्चुअली आंसर रहता मोल्स 1 रहते, और इसका एन फैक्टर कितना रहता O2 का? ऑक्सीजन गैस 0 से -2 में जा रहा है, और कितने एटम जा रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हो? 2, तो 4 फैरेड रहता ना, अगर मैं ऑक्सीजन गैस के लिए कर रहा होता तो, है ना? ठीक है, ऑलराइट, चलो अगला बताओ, 14th क्वेश्चन बताओ। 14th और 15th। 15th के लिए तो शायद आपको नोट्स खोल के देखने पड़ेंगे, आपको याद नहीं होगा। ये मैंने बोला था कि रट्टा मारना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। डेड स्टोरेज बैटरी का आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सो 14th वाले का राइट, विशाल का, अंजलि का, अश्विनी का, तीनों का आंसर करेक्ट है। सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेल कांस्टेंट तो L/A होता है, तो वो तो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो ये सब से थोड़ा चेंज होगा। हाँ जयश्री, करेक्ट आंसर। तो जो सेल कांस्टेंट रहेगा दैट इज L/A। फिफ्टींथ वाला बताओ चलो। ठीक है, चार्जिंग की बात करी जा रही है। ठीक है, जब चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ कुछ लेट्स से याद भी नहीं है, ठीक है, आपको रिएक्शन याद भी नहीं है, तब भी आप थोड़ा सा गेस वर्क तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बताया है, एनोड और कैथोड का डेफिनेशन क्या होता है?
एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये डेफिनेशन तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो इस डेफिनेशन की मदद से आप कम से कम फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो एनोड पर रिडक्शन बता रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कैथोड पर ऑक्सीडेशन बता रहा है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। अब सेकंड और फोर्थ में से अब मुझे सोचना है, तो इसमें अब मुझे थोड़ा सा याद रखना होगा। अब मुझे इसके रिएक्शन अगर याद आएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे क्या क्या रिएक्शन होते थे इसके, अपन ने किसी क्लास में पढ़े थे ना, कब पढ़े थे? 24 जुलाई को नहीं, उसके भी पहले पढ़े होंगे। 17 जुलाई को, उसके भी जस्ट पहले पढ़े होंगे। 16 जुलाई को नहीं, 16 के भी पहले पढ़ा। 14 जुलाई को, कभी लिख पाए थे यार मैंने। याद ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, यहाँ पर तो मुझे याद नहीं आ रहा किस डेट को लिखवाए थे, पर अगर आपको याद हो कि अपन ने रिएक्शंस क्या क्या देखे थे, तो एनसीईआरटी में जैसे आपको मिल सकते हैं। या आपकी बुकलेट में ही होगा ना यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ इधर उधर। ये बुकलेट में लेड स्टोरेज बैटरी का, हाँ ये कमर्शियल बैटरी आया ना, तो लेक्लांच मर्करी, हाँ लेड स्टोरेज बैटरी। तो चार्जिंग के बारे में बात हो रहा है, तो चार्जिंग में क्या हो रहा है, एनोड पर PbSO4 Pb में जा रहा है ना। अरे ये क्या हो गया, PbSO4 एनोड पर रिडक्शन क्यों दिखा रहे हैं ये क्या गड़बड़ लिखा हुआ है। PbSO4 इसको एनोड क्यों बोल दिया? सर 16 को पढ़ाया था। हाँ बोलो क्या? 16 को पढ़ाया था, 16 जुलाई। 16 जुलाई को पढ़ाया था ना, एक मिनट। हाँ ये रहा। तो इसमें लेड स्टोरेज बैटरी का अपन ने देखा था, तो ये डिस्चार्जिंग का हो गया था, है ना। और चार्जिंग पर इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, है ना। चार्जिंग पर ये तो जब बैटरी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑन चार्जिंग द बैटरी इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 is converted to Pb. बट ये एनोड कैथोड ऐसा, अरे यार इन्होंने क्यों ऐसा लिख के बोल दिया दैट
PbSO4 Pb में जाएगा एंड PbSO4 PbO2 में जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ है कि PbSO4 is reduced to Pb and PbSO4 at cathode is reduced to Pb and PbSO4 as anode. इसमें मुझे दोनों ही आंसर ठीक लग रहे हैं, सेकंड और फोर्थ, बट वो चीज भी गड़बड़ है कि उन्होंने एनोड कैथोड का नाम चेंज नहीं करा। फिर इसके आंसर्स हैं क्या 15th के? इनके आंसर नीचे दे रखे हैं क्या? हाँ रुको, 15th का आंसर दे रखा है 1, है ना? 15th का आंसर इन्होंने 1 दे रखा है और 15th का 1 क्या है? PbSO4 एनोड is reduced to Pb. ओके तो यार इन्होंने एक्चुअली क्या करा है ना, इन्होंने नाम चेंज करा ही नहीं है एनोड कैथोड का। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसको एनोड जो बोला इन्होंने स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में जो एनोड कंपार्टमेंट है उसको एनोड ही नाम दे दिया बाद में भी, मतलब भले ही वहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू Pb। सो PbSO4 जो है वो Pb में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पर? एनोड पर। एंड PbSO4 कन्वर्ट हो रहा है PbO2 में, कहाँ पर? कैथोड में। तो ये +2 से 0 जा रहा है और ये +2 से +4 जा रहा है। अब एक्चुअली मतलब टेक्निकली तो अब इसको एनोड बोलना ही नहीं चाहिए, अब ये कैथोड हो जाना चाहिए क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना। और ये कैथोड नहीं, इसको अब एनोड बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि इन्होंने ये नाम चेंज नहीं करा एनोड कैथोड, इन्होंने ये बोल दिया कि जहां पर पहले PbSO4 में जा रहा था वहां पर अब PbSO4 Pb में चला जाएगा, और जहां पर PbO2 PbSO4 में जा रहा था वहां पर अब PbSO4 PbO2 में चला जाएगा। रिएक्शन रिवर्स कर दिए बेसिकली, बट उन्होंने एनोड कैथोड नाम चेंज नहीं करा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये थोड़ा, ये एक्चुअली टेक्निकली मतलब सही नहीं है इस तरीके से बोलना, क्योंकि एनोड वही होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वही होता है जहां पर रिडक्शन होता है। मतलब जैसे अगर मान लो ये इस तरीके से बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एनोड एंड कैथोड, ये ऐसा बोलता है कि जहां पर PbO2 रॉड है
एनोड की जगह ये नाम लिख देते कि एनोड की जगह बोल देते कि जहां पर पीबी रॉड है, लेड रॉड है, और जहां पर कैथोड की जगह नाम लिख देते जहां पर लेड ऑक्साइड का रॉड है। और फिर उसमें बोलते, तो फिर भी मेरे को समझ में आता, तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता। बट यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बोलना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ विशाल, मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ था। तो देखो, मैं इसको कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। गड़बड़ कैसा है मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, जब डिस्चार्जिंग हो रहा है ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो देखना एक इलेक्ट्रोड जो है वहां पर, एक इलेक्ट्रोड को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, आप देखना, एक इलेक्ट्रोड का इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ, ठीक है? इसको मैं नाम रख देता हूँ पीबी रॉड, ठीक है? पीबी रॉड पे क्या हो रहा है? पीबी रॉड पर पीबी इज गोइंग टू PbSO4, यानी कि यहां पर क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, ठीक है? फिर एक है पीबी कोटेड विद PbO2 रॉड, ठीक है? ये दूसरा हाफ सेल है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर PbO2 से बन रहा है PbSO4, ठीक है? तो +4 से +2 जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, ठीक है? अब जब चार्जिंग हो रही है, ठीक है, ये तो डिस्चार्जिंग था, ठीक है? चार्जिंग में क्या होगा? चार्जिंग में अब ये रिएक्शंस उल्टे हो जाएंगे, ठीक है? रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाएंगे। तो यहां पर जो पीबी रॉड पे हो रहा था, पीबी रॉड पर अब क्या होगा? पीबी रॉड पर अब PbSO4 से पीबी बनेगा, ठीक है? +2 से 0 जाएगा। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? यहां पर रिडक्शन हो रहा है ना, इसको अब मैं क्या बोलूंगा? अब मेरे को इसको बोलना चाहिए कैथोड, ठीक है? और जो ये पीबी कोटेड विद PbO2 वाला रॉड था, ठीक है, यहां पर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, PbSO4 से क्या बनेगा? PbO2। तो यहाँ पर +2 से ये +4 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? इसको मुझे बोलना चाहिए एनोड। तो ये टेक्निकली करेक्ट तरीका होगा। अब इसमें क्या करा है, इसमें नोटिस करना, इसमें जो एनसीईआरटी में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो चीजें हैं, इसमें क्या है? इसमें इन्होंने नाम नहीं दिया है रॉड को अलग से, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ना रॉड को, पीबी रॉड और एक पीबी कोटेड विद PbO2 रॉड, इन्होंने वो नाम नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है, जब सेल चल रहा है, ठीक है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, व्हेन द सेल इज इन यूज, बैटरी इज इन यूज, तो ये जो पीबी रॉड है, ठीक है, ये पीबी रॉड को एनोड बोल दिया, और पीबी कोटेड विद PbO2 रॉड को कैथोड बोल दिया, ठीक है? जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसके बाद में जब बैटरी चार्जिंग करेंगे, ठीक है, रिएक्शन रिवर्स होंगे, तो फिर इनको रॉड का नाम ही यूज करना चाहिए था, बट उन्होंने रॉड का नाम की जगह क्या यूज करा कि जो एनोड था पहले, ठीक है, एनोड क्या था पहले? पीबी रॉड,
ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि एनोड पर क्या हो रहा है, PbSO4 Pb में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और उस रॉड को वो एनोड रॉड बोल रहे हैं क्योंकि पहले ये एनोड रॉड हुआ करती थी, बट अब तो वो कैथोड हो चुकी है ना, क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया? तो इसको ये जो एनोड बोला जा रहा है यहाँ पर, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है। रादर उनको ये नाम रखना चाहिए था कि पीबी रॉड पर PbSO4 से Pb बन रहा है एंड Pb कोटेड विद PbO2 रॉड पर PbSO4 से PbO2 बन रहा है। और अब जो Pb रॉड है वो कैथोड कहलाएगा और Pb कोटेड विद PbO2 रॉड एनोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, पर ये गड़बड़ है, मतलब ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। On charging, the reaction is reversed. PbSO4 on anode क्योंकि एनोड की डेफिनेशन ये होती है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कैथोड की डेफिनेशन ये होती है जहां पर रिडक्शन हो रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो ये ऑप्शंस चेंज करता, कुछ इस तरीके से लिखता, PbSO4 is reduced to Pb। ठीक है, मान लो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। PbSO4 is reduced to Pb at lead rod and PbSO4 is reduced to Pb at Pb/PbO2, Pb coated with PbO2 rod। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होता? जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पीबी रॉड पर PbSO4 Pb में जाता और Pb/PbO2 रॉड पर PbSO4 PbO2 में जाता। तो इन दोनों में आपके लिए फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता, सेकंड गड़बड़ होता। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मान लो मैं लैंग्वेज चेंज करता नीचे कि PbSO4 is oxidized to Pb at Pb rod and यहाँ पर लिखता PbSO4 is oxidized to PbO2 at Pb coated with PbO2 rod। तो फिर आप बोलते हैं कि हाँ ये गड़बड़ है और ये सही है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पिछले 10 मिनट 15 मिनट में जो भी डिस्कशन था उसको भूल जाओ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को क्लियरली समझ में आया होगा।
विशाल तुम्हें समझ में आया क्या? नहीं सर। हाँ तो ठीक है, मैं इतना आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, ठीक है? ये जो अपन ने, इतना जरूर ध्यान रख लो, ठीक है? डिस्चार्जिंग पर क्या हो रहा है? पीवी रॉड पे पीवी से PbSO4 बन रहा है लेड स्टोरेज बैटरी में, और जो पीबी कोटेड विद PbO2 रॉड रहती है, ठीक है? उस पर PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है? ये डिस्चार्जिंग के टाइम हो रहा होता है, और ये उसका रिवर्स रिएक्शन चार्जिंग के टाइम पे हो रहा होता है। इतना आप ध्यान रख लो, ठीक है? ये जो रिएक्शंस है, चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। बाकी जो यहाँ पर एनोड कैथोड का पंगा हुआ, एक मिनट, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला था, ठीक है? ये अब आपको देगा आंसर, ठीक है? मान लो, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने चेंज कर दिया है, ठीक है? अब दोबारा से एक बार फ्रेश माइंड से देखो, ठीक है? फ्रेश माइंड से आपके सामने क्या चीज है कि लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है? एंड लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ये लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग पर क्या होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे चार्जिंग का पूछा जा रहा है, तो हम चार्जिंग वाले के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? और ये रिएक्शंस नोटिस करेंगे, और इसके हिसाब से अब मुझे आप इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पुराना वाला भूल जाओ, आप मान के चलो कि नया क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में ये डेटा आपको दिया हुआ है, और इस डेटा के बेसिस पे आपको इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
नहीं समझ में आ रहा क्या? ये वाला क्वेश्चन डिच मार दें? देखो ना, अभी अभी तो आपको आना चाहिए ना, जब मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया सामने। हाँ राहुल, हाँ अश्विनी, राइट। तो इसमें अब कैसा है, देखो यहाँ पर पीबी रॉड पे पूछा जा रहा है। पीबी रॉड पे क्या रहेगा, पहले ऑप्शन में देखेंगे पीबी रॉड पे क्या हो रहा है, PbSO4 पीबी में जा रहा है, तो पहला करेक्ट हो गया। और PbO2 रॉड पे क्या हो रहा है, PbSO4 PbO2 में जा रहा है, तो ये दूसरा गड़बड़ हो गया और चौथा वाला सही हो गया। तीसरा वाला पीबी रॉड पे PbSO4 ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा ना पीबी में जा रहा है, रिड्यूस होकर जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया। अभी समझ में आया कि इसमें 1 और 4 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन दोनों का आंसर दो। सिक्सटीन्थ वाले का आंसर क्या आ रहा है बताओ? सही आंसर है कंचन, राइट अश्विनी, राइट अंजलि। ये फटाफट फटाफट आ गया, अभी आपको शायद समझ में आने लग गया, तो हवा में आप आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, 17th वाले का नहीं विशाल, इन दोनों में से एक रिएक्शन होगी ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। एनोड पर पूछा जा रहा है, ठीक है, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, तो एनोड पर वाटर और क्लोरीन कंपीट करेंगे, ठीक है, एंड क्लोरीन जीतेगा ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला केस था। ठीक है, जीतना वाटर को चाहिए था, पर ये हमने देखा था कि क्लोरीन जीत जाएगा बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसी क्वेश्चन में कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता, तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, सोडियम आयन और वाटर में कौन जीतता? थर्ड। हाँ, वाटर वाला जीतता ना, मतलब एक्चुअली ये थर्ड वाले का थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला वर्जन होता। ये H2O 2H2O liquid plus 2 electron is giving H2 gas plus 2 OH minus aqueous, ये वाला रिएक्शन हो रहा होता। ठीक है, अच्छा आगे के फिर ये चलो, ये थोड़े मल्टीपल चॉइस हो गए, इसमें एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन करेक्ट हो सकते हैं, तो चलेगा, करने हैं प्रैक्टिस, ये वाले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। वैसे आपको पेपर में तो सिंगल चॉइस ही पूछा जाएगा, बट चलो फिर भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव ही आप लोग ट्राई कर सकते हो। 18th वाला क्वेश्चन करो चलो। इसमें हर एक ऑप्शन को रीड करके जाना,
क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एटीन्थ वाले में क्या क्या आंसर दिया? राहुल ने दिया है हाँ, राहुल का एकदम करेक्ट आंसर है। जयश्री का आपने पार्शियली करेक्ट दिया है, अंजलि ने भी करेक्ट दिया है, कंचन ने भी करेक्ट दिया है, राइट। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ, ये कॉपर वाला ऊपर होगा ना हाइड्रोजन के, अपना जो टेबल है उसमें ऊपर रहेगा ना, यानी कि कॉपर वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जो कॉपर 2+ आयन रहेगा। ठीक है, एंड वो फिर एसिड से H+ डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, 19th वाला देख के बताओगे? इसमें बेसिकली E0 के हिसाब से जो डेटा दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शंस में से देखो क्या क्या रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करा जा रहा है। हाँ, सो इसमें कंचन ने आंसर दिया है, इसमें देखो ना, अगर डेटा नहीं भी हो, ठीक है, तो भी हमको ये चीजें तो याद ही था ना।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता था, कैथोड पर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, है ना, तो ये करेक्ट है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर और सल्फेट में एक्चुअली सल्फेट जीत जाता था कॉन्सेंट्रेटेड में, ये मैंने आपको बताया था, तो ये गड़बड़ रहेगा। एंड उसी की वजह से डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर और सल्फेट में वाटर जीत जाता था और डाइल्यूट में सल्फेट नहीं जीतेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो कंचन और अंजलि दोनों का आंसर सही है, 1 और 3। ठीक है, वेरी गुड। ट्वेंटी का क्या रहेगा? इसमें मैं एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। हाँ अंजलि, आपका आंसर करेक्ट है, इसमें 2 और 3 दोनों होगा। ये जो 2.303 ये था, मतलब ऐसा होता है ना, ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन क्यू होता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर E 0 हो जाएगा और Q जो होगा वो K हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ लॉन K, है ना, या फिर E naught will be 2.303 RT by NF log K, ठीक है। और अगर हम लोग 298 केल्विन पर देख रहे हैं तो ये 0.059 बाय N इंटू लॉग
कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन होंगे। ठीक है, देन 21 एंड 22, इन दोनों का आंसर बता दो। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं बस ये, या 23 भी देख सकते हैं एक्चुअली। चलो ठीक है, 21 22 बताओ। थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ये, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं। आपको एक एक ऑप्शन को ढंग से आंसर करना पड़ता है। और इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि अगर आपने मान लो सही आंसर भी मार्क कर दिया और उसके साथ फिर गलत भी मार्क कर दिया तो भी पूरा इनकरेक्ट कर देते हैं। पर हाँ, पार्शियल मार्किंग भी होती है। मतलब मान लो ए बी सी, ये 3 ऑप्शन करेक्ट थे और आपने मान लो सिर्फ ए मार्क करके छोड़ दिया तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाता है। नहीं अंजलि, एक ऑप्शन करेक्ट करा और एक ऑप्शन गलत कर दिया आपने। इसमें देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, पावर ऑफ एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं करेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे भी नहीं करेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कापा की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड चेंज कर दोगे तो ओवरऑल कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, कापा नहीं चेंज होगा। मतलब जैसे ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, या फिर आप बोलो कि 1 अपॉन कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो अगर आप लेंथ भी चेंज कर दोगे तो लेंथ चेंज करने से कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, इफ यू चेंज दिस तो इससे कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी, कापा नहीं चेंज होगा, कापा वही का वही रहेगा। कापा तो कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की, वो सोल्यूशन के नेचर और सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, वैसे ही आप नोटिस करोगे कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर आप सेल पुट ये जो पावर सोर्स है ये चेंज कर दोगे तो उससे करंट चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस तो वही रहेगा ना सोल्यूशन का, वो थोड़ा चेंज होगा, करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का आंसर 1 और 2 रहेगा। ठीक है, ट्वेंटी टू का बताओ। चलो 22 का आपको आना चाहिए, 21 का मैं मान सकता हूँ कि एक बार में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, 22 का लेकिन आपको आना चाहिए, 22 होना चाहिए। 22 का आंसर अंजलि ने दे भी दिया। पार्शियली करेक्ट आ रहा है अंजलि का, 1
करेक्ट रहेगा, 3 भी करेक्ट रहेगा, 4 भी करेक्ट रहेगा ना, देखो ना 4 भी तो करेक्ट रहेगा। NH4OH प्लस HCl, तो इसमें से NH4Cl हटा दोगे तो H प्लस एंड OH माइनस ही तो बचेगा। फोर्थ वाला क्यों नहीं करेक्ट माना आपने? फोर्थ वाला भी रहेगा। ठीक है चलो 23 24 बता दो, ये तो आपको आना चाहिए। 23 एंड 24 ये तो अपन ने बहुत बार क्लास में प्रैक्टिस करा है। इन दोनों में अंतर देख लेना, यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये दोनों अपन ने क्लास में करे हुए हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में क्या होगा, देखना कॉपर वर्सेस वाटर में कॉपर जीत जाएगा कैथोड पर, है ना, और वाटर वर्सेस सल्फेट आयन में, ठीक है, मतलब कॉपर 2+ वर्सेस H2O में कॉपर 2+ जीत जाएगा कैथोड पर, एंड वाटर वर्सेस सल्फेट आयन एनोड पर वाटर जीत जाएगा। तो कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज एट एनोड। एकदम सही कंचन, ठीक है। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में क्या होगा, कॉपर 2+ वर्सेस वाटर वर्सेस कॉपर एट कैथोड, ये कंपटीशन में रहेंगे और इसमें कॉपर जीतेगा। एंड एनोड पर ये हमने देखा था, सल्फेट वर्सेस वाटर वर्सेस कॉपर एट एनोड में, ये कैलकुलेशन में हमको पता पड़ा था कि कॉपर ही जीत जाता था। तो इट वाज एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। Right, copper will deposit at cathode and copper will dissolve at anode. इसमें 1 और 2 रहता था करेक्ट। ठीक है चलो ऑल राइट, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। ठीक है, हम लोग आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो थैंक यू गाइस।